टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है सरकारी बजट के घटक। सरकारी बजट के घटक राजस्व और पूंजीगत बजट, इन दोनों के घटक हम देखेंगे। राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत बजट के घटक, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, ये हम सब देखने वाले हैं और उसको डिवाइड और करेंगे हम इसको डिटेल में। आइए चलते हैं इसमें। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सरकारी बजट के घटक। आइए देखते हैं इसे। ये हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। 2019 में इन्होंने बजट पेश किया था। ये बजट का बैग ले जाते हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर से मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको सरकारी बजट का अर्थ, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। हम इन टॉपिक को देखते हैं तो यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार को संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। यही हमारा बजट है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत। कब से कब तक के लिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और कितने वर्ष का होता है ये? 1 वर्ष का, वार्षिक होता है। और इसमें क्या होता है? वित्तीय विवरण होता है, यानी कि सरकार के आय लेख। आगे देखते हैं। यह सरकार की राजकोषीय नीति का खुलासा करता है। सरकार की राजकोषीय नीति का मतलब क्या है? सरकार की आय और व्यय नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। बजट में आगामी वर्ष के आय और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट है उसमें क्या प्रस्तुत किया जाता है कि जो आने वाला वर्ष है, आगामी वर्ष है, उसमें क्या सरकार के आय के स्रोत रहेंगे और सरकार व्यय कहां कहां करेगी, उसके जितने भी अनुमान है उन सब का वो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है। उसी को बजट कहा जाता है। लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है और इस बजट को हम केंद्रीय बजट के नाम से, आम बजट के नाम से भी जानते हैं। जबकि राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और यह केवल उसी राज्य के लिए होता है। अर्थात देश के लिए जो बजट पेश किया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य के लिए कोई बजट राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, मैं फिर से आपको ब्रीफ में थोड़ा बता रहा हूं। ये हमारा है पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। हमारा 1 रुपए, प्रति 1 रुपए में ये 100 पैसे हैं, ये इनको जोड़ोगे तो 100 पैसे हो जाएंगे। तो 1 रुपए में से 21 पैसे हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है लगभग, और लगभग 21 पैसा ही हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से आता है। जबकि 19 पैसा भारत सरकार उधार लेकर कमाती है, यानी कि उधार लेती है 19 पैसे के रूप में। इनकम टैक्स के रूप में 17 पैसे आते हैं भारत सरकार को, ठीक है। और ऐसे ही कहां कहां खर्चा करती है सरकार? भारत सरकार अपना सबसे ज्यादा खर्चा वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे खर्च करती है। अर्थात सरकार ने जो टैक्स कमाया है उसमें से राज्यों को 23 पैसे, प्रति 1 रुपए में से 23 पैसा सभी राज्य सरकारों को दे दिया जाता है। बाकी इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में 18 पैसे खर्च किए जाते हैं। अर्थात भारत सरकार 19 पैसा उधार लेती है एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसी 19 पैसे में से 18 पैसे ब्याज के चुका देती है। ये यही बात हुई कि मान लीजिए आपने किसी दोस्त से पैसा उधार लिया और उसका ब्याज चुकाना है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे दोस्त से उधार लेंगे कि मुझे उधार दे दो, और फिर आप क्या करेंगे? पहले दोस्त का ब्याज चुकाएंगे। तो ये स्थिति है, ये भारत गंभीर स्थिति में चल रहा है। जिस दिन 19 पैसा ये और ये 19 पैसा हो जाएगा बराबर, उस दिन भारत के ऊपर एक बड़ा संकट आ जाएगा, क्योंकि भारत को जितना भारत उधार लेगा उतना ही उसे ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये स्थिति है। अब हम सरकारी बजट के घटक देख लेते हैं। सरकारी बजट को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। फिर राजस्व बजट को भी 2 भागों में बांटा जाएगा, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय। फिर हम राजस्व प्राप्ति को आगे चल के 2 भागों में बांटेंगे, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ऐसे ही राजस्व व्यय को 2 भागों में बांटेंगे, योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय। फिर हम पूंजीगत बजट देखेंगे, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत व्यय को हम फिर आगे 2 भागों में बांटेंगे, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। तो आइए देखते हैं इसे।
सरकारी बजट के घटक। ए, राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट। राजस्व बजट में ऐसी प्राप्तियों और व्यय को शामिल किया जाता है जिनसे देयता और परिसंपत्ति न तो कम होती है और न ही बढ़ती है। अर्थात ऐसी प्राप्तियां और व्यय जो देयता और परिसंपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अर्थात सरकार चाहे से आय प्राप्त करे या व्यय करे, लेकिन उससे किसी प्रकार की उसकी देयता, लायबिलिटी और परिसंपत्ति, असेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसे हम राजस्व बजट में रखते हैं। अब राजस्व बजट का पहला भाग, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये क्या होती हैं? इसकी दो कंडीशंस होती हैं। ऐसी प्राप्तियां जिनसे देयता, लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती, अर्थात जिनको वापस देने की जरूरत नहीं है। बी, इनसे परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती, अर्थात कोई चीज बेचकर सरकार अपने ये पैसा नहीं कमाया है, यह है राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति के दो घटक है। हम किसको मानेंगे राजस्व प्राप्ति? जिसमें ये दो पॉइंट आ जाए। पहला पॉइंट क्या है कि देयता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि पैसा आ गया, अब किसी को देना नहीं है वापस। दूसरा, भारत सरकार ने कोई अपनी संपत्ति नहीं बेची है इस पैसे को प्राप्त करने की। तो ऐसी प्राप्तियां हम राजस्व प्राप्ति मानेंगे। अब इसको देखिए, पहला भाग राजस्व प्राप्ति का, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। कर एक अनिवार्य भुगतान है। ध्यान देना, कर क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है, अर्थात इसको चुकाना ही पड़ता है। जिसके ऊपर टैक्स लग गया उसे चुकाना ही पड़ेगा, जो सरकार को परिवारों, फर्म और संस्थागत इकाइयों द्वारा बिना किसी प्रतिफल की आशा में दिया जाता है। अर्थात टैक्स कौन कौन देता है? एक तो परिवार देते हैं, फर्में देती हैं, कंपनियां देती हैं और संस्थागत इकाइयां भी टैक्स देती हैं। और सबसे बड़ी खास बात, बिना किसी प्रतिफल की आशा से। अर्थात मैंने अगर कोई इनकम टैक्स दिया है, मान लो 10,000 रुपए का, तो सरकार से मुझे डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये नहीं कि मैंने 10,000 का सरकार को टैक्स दिया और बदले में मैं कह रहा हूं मुझे भी तो कुछ दो सरकार, वो डायरेक्ट मैं नहीं मांग सकता। सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मेरी हेल्प कर सकती है, जैसे पार्क बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है, स्कूल बना सकती है। बाकी मुझे डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब टैक्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो कि डोमेस्टिक होती है, एक देश की एक राज्य की दूसरे राज्य में जाने के लिए जो टैक्स लगता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, निगम की आय पर लगने वाले कर को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब टैक्स हैं। कुछ टैक्स इनमें से जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं ताकि आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा टैक्स है। ठीक है, तो ये सब टैक्स क्या है? कर राजस्व की प्राप्ति के स्रोत। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कर को छोड़कर, जितने भी कर हैं उन सबको छोड़कर अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त आय को ही करेत्तर राजस्व या गैर कर राजस्व या गैर कर आय कहते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? शुल्क हो सकते हैं। कौन कौन से शुल्क होते हैं? जैसे फीस है, जन्म और मृत्यु, पासपोर्ट, कोर्ट, जमीन की रजिस्ट्री फीस आदि, ये सब इसी में आते हैं। जुर्माना हो सकता है, फाइन्स, कानून तोड़ने वालों पर जो लगाया जाता है, जैसे चालान किया जाता है। एस चीट हो सकती है। एस चीट क्या होती है? जिस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो वो सरकार की हो जाती है, उसकी संपत्ति, तो ये एस चीट हो गई। इससे भी इनकम होती है सरकार को। सरकारी जो कंपनियां हैं, उद्यम हैं, उनसे आय होती है, जैसे भारतीय रेलवे से आय होती है। 2G, 3G, 4G और 5G और आने वाले टाइम में और G हो सकते हैं कि उनकी स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो आय होगी वो भी गैर कर राजस्व है। कोई दान हो सकता है, डोनेशंस हो सकते हैं, जैसे पीएम केयर्स फंड में किसी ने पैसा जमा किया, तो ये सब क्या है? सरकार की आय के गैर कर राजस्व स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। अब राजस्व व्यय क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर भारत सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिनसे देयता कम नहीं होती, लायबिलिटी कम नहीं होती। अर्थात आपने पैसा दिया तो आपकी लायबिलिटी कम नहीं हुई है, जो जितना पैसा आपके उधार था आपके ऊपर उतना का उतना ही है। बी, इनसे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, अर्थात आपने कोई ऐसा खर्च नहीं किया है जिससे
कोई आपकी असेट्स बनी हो, कोई परिसंपत्ति बनी हो। तो देखिए इसमें पहला भाग है योजनागत राजस्व व्यय, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें किसको शामिल करेंगे हम? योजनागत व्यय का एस्टिमेट विभिन्न मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा मिलकर बनाया जाता है, जैसे राज्यों को दी जाने वाली सहयोग राशि, सहायता, ये सब क्या है? योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा। फिर है गैर योजनागत राजस्व व्यय, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गैर योजनागत राजस्व व्यय में जो व्यय आते हैं उनमें शामिल है ब्याज की अदायगी। सरकार जो ब्याज की अदायगी करती है वो राजस्व व्यय माना जाएगा। सब्सिडी जो देती है वो भी राजस्व व्यय है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन की जो अदायगी है वो भी राजस्व व्यय है। और कौन सा राजस्व व्यय है ये? गैर योजनागत राजस्व व्यय, अर्थात इसकी पहले से प्लानिंग नहीं की है भारत सरकार ने। राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया जाएगा, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और रक्षा पर किया जाने वाला व्यय भी क्या है? गैर योजनागत राजस्व व्यय। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे अपने, पूंजीगत बजट क्या होता है? पूंजीगत बजट में ऐसी प्राप्तियों और व्यय को शामिल किया जाता है जिनसे देयता और परिसंपत्ति या तो कम होती है या बढ़ती है। अर्थात ऐसी आय और ऐसा खर्च भारत सरकार का जो या तो परिसंपत्ति में परिवर्तन कर दे या देयता में परिवर्तन कर दे, उसे हम पूंजीगत बजट में शामिल करते हैं। तो पूंजीगत बजट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ऐसी देयता, इनसे देयता या लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती, अर्थात भारत सरकार को होने वाली ऐसी आय जिससे कोई देयता लायबिलिटी उत्पन्न हो, ऐसी देयता, इनसे क्या होती है? देयता उत्पन्न होती है। पूंजीगत प्राप्ति हम उसे कहते हैं जब सरकार को ऐसी प्राप्ति हो, ऐसी आय हो जिनसे देयता लायबिलिटी उत्पन्न हो, अर्थात जिसे वापस लौटाना हो भारत सरकार को, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। बी पॉइंट क्या है? ऐसी प्राप्ति जिनसे परिसंपत्ति में कमी हो, अर्थात भारत सरकार को कोई ऐसी इनकम प्राप्त हो जो या तो परिसंपत्ति बेचकर प्राप्त हो या कोई लायबिलिटी के रूप में उत्पन्न हो, जैसे उधार लिया हो किसी से तो वो वापस चुकाना होता है, तो उसे हम किस में शामिल करेंगे? पूंजीगत प्राप्ति में। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे ऋणों की वसूली, सरकार द्वारा जनता से, आरबीआई से तथा शेष विश्व से लिया गया ऋण, ये भी पूंजीगत प्राप्ति है। विनिवेश भी पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकारी जो उपक्रम है या कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी बेचकर आय प्राप्त की जाती है, तो असेट में कमी होती है, इसलिए हम इसे पूंजीगत प्राप्ति में शामिल करते हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति उन्हें माना जाएगा जिनमें ये दो विशेषताएं होती है, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। अब आता है पूंजीगत व्यय 2 नंबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी क्या खास बात होती है? पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है इनसे देयता कम होती है, अर्थात ऐसा खर्चा जिससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाए, और ऐसा खर्चा जिससे कोई परिसंपत्ति का निर्माण हो जाए। यानी कि भारत सरकार द्वारा कोई ऐसा खर्च किया जाए जिससे या तो उसका उधार चुक जाए या उससे कोई चीज बन जाए, कोई परिसंपत्ति असेट्स का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय। इसके भी दो भाग हैं। पहला है योजनागत पूंजीगत व्यय, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सड़क, पुल, अस्पताल की इमारत के निर्माण पर व्यय, ये सब क्या है? प्लान्ड है। क्यों? क्योंकि इनकी पहले से योजना बना ली जाती है कि हम इतना पैसा इन मदों पर खर्च करेंगे। और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय क्या है? रक्षा पर किया जाने वाला व्यय, पब्लिक एंटरप्राइज को दिया जाने वाला कर्ज, पब्लिक एंटरप्राइज मतलब सरकारी कंपनियों को दिया जाने वाला कर्जा, राज्य को, केंद्र शासित प्रदेशों को और विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला कर्ज, ये भी क्या है? गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। क्यों? क्योंकि इनका पता नहीं होता कि कितना पैसा खर्च करेंगे, तो ये इंस्टेंट खर्च होता है। मान लीजिए किसी के साथ युद्ध हो जाता है हमारा, तो हमको रक्षा पर अचानक से व्यय करना होता है, तो इसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती, तो इसको हम गैर योजनागत पूंजीगत व्यय का हिस्सा मानते हैं। और ये दोनों ही किस में आ रहे हैं? पूंजीगत व्यय के हिस्से में। अब मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं बजट का। आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारी, राजस्व प्राप्तियां। ये टैक्स रेवेन्यू है हमारी, कर राजस्व 7.3, नॉन टैक्स रेवेन्यू है 1.7। तो इन दोनों को जोड़ा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को,
तो हमारे पास क्या बन गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, जो कि है 9%। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है 9%। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देखें, राजस्व खर्च या राजस्व व्यय क्या होगा, ब्याज अदायगी को प्रमुख उपदान, उपदान मतलब सब्सिडीज को जोड़ दिया जाए और रक्षा पर जो खर्च किया जाता है अगर उसको जोड़ दिया जाता है तो राजस्व व्यय आ जाता है, जिसमें हमने 3.1, 6.4 और 1.4 को जोड़ा तो 10.9 हमारा राजस्व व्यय आ जाता है। आगे की चर्चा हम और करेंगे। ये देखिए आपका इधर ये राजस्व घाटे की चर्चा हम घाटे वाले चैप्टर में करेंगे, इसको घाटे का जब पॉइंट में पढ़ाऊंगा। अभी हम पूंजीगत प्राप्ति देख लेते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में हमने 3 मदों को शामिल किया है, A+B+C, ऋण की वसूली, अन्य प्राप्ति जिसमें सरकारी कंपनियों को जो विनिवेश किया गया है, बेचा गया है, उससे प्राप्ति, और सरकार ने जो ऋण लिया है और अन्य दायित्व हैं उससे। तो इन तीनों को जोड़ा है हमने A+B+C को, तो 3.7 हमारे पास पूंजीगत प्राप्ति आ गई है। पूंजीगत व्यय हमने मान लिया है 1.8 हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये बजट का लेखा जोखा है। ये हमारा बजट का कंप्लीट लेखा जोखा हो चुका है। आपको मैंने टेबल के द्वारा भी समझा दिया है। आप पूंजीगत व्यय का और इनका जरूर ध्यान रखें, पूंजीगत व्यय उसे माना जाएगा जिसमें ए या बी इन दोनों में से कोई एक विशेषता होगी जिस खर्चे में, उसे हम पूंजीगत व्यय कहेंगे, और जिस प्राप्ति में इन दोनों में से कोई एक विशेषता होगी उसे हम पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। जबकि हम राजस्व व्यय किसे कहेंगे, राजस्व व्यय वो है जिसमें इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट की विशेषता उसमें हो, ठीक है। और ऐसे ही हम राजस्व प्राप्ति किसे कहेंगे, राजस्व प्राप्ति हम उसे कहेंगे कि जो हमारी ये 2 पॉइंट्स हैं उन 2 पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट उस प्राप्ति पर लागू होगा तो हम राजस्व प्राप्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब लायबिलिटी और असेट ही तय करता है कि वो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व व्यय है, राजस्व पूंजीगत प्राप्ति है या पूंजीगत व्यय। ये चारों टर्मिनोलॉजी किस पर निर्भर करती है कि देयता उत्पन्न होती है या नहीं होती, परिसंपत्ति में कमी होती है या नहीं होती। ये सारा खेल इन 2 पॉइंट्स का ही है। आप जरूर ध्यान रखें, जब भी प्रश्न आए और पूछे कि बताइए, मान लीजिए उसने पूछ लिया कि जीएसटी को राजस्व आय माना जाएगा या पूंजीगत आय, तो आप क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्ति है। क्यों, क्योंकि जीएसटी क्यों है राजस्व प्राप्ति, तो इसका कारण आप क्या देंगे, आप देंगे जीएसटी लेने से सरकार को कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और ना ही उसकी परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती है, इसलिए जीएसटी से प्राप्त आय एक राजस्व आय है, राजस्व प्राप्ति है। इस तरह से आपको उत्तर देने हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। डिटेल में मैंने आपको चर्चा दी है, इसकी व्याख्या की है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।